हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग देहरादून में। तो आज लेके आए हम उत्तराखंड ग्रुप सी या यूके ट्रिपल एस सी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ये 40वां प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये नए सिलेबस पर आधारित है। इनमें से क्रिया के लिए कौन सा सही कथन है? क्रिया के लिए इनमें से कौन सा सही कथन है? तो यहाँ पे कह रहा संज्ञा, आर में कह रहा संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देखना, देखो एक तो आपकी संज्ञा है, एक सर्वनाम है और एक विशेषण है। इनसे बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? नाम धातु। लेकिन जो क्रिया में भी अगर आप देखा जाए तो जैसे कृदंत क्रिया होती है ना, तो वो क्या होती है? जैसे मतलब आपका कृत प्रत्यय होता है तो उनके अंत में लगती है, तो क्रिया के अंत में लगती है, तो वो क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। कृदंत क्रिया। तो कुल मिला के क्रिया के अंत में क्रिया से बनने वाले जो क्या कहते हैं, क्रिया से बनने वाली जो क्रिया होती है वो कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। दूसरा कह रहा काल का परिचय कराने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो जो काल का परिचय कराने वाली क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? ये भी गलत कह रहा है, क्योंकि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है वो तो कौन सी होती है कि जैसे कोई क्रिया हो जाती है और उस क्रिया के ऊपर कोई दूसरी क्रिया होती है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं टीवी देखकर सो गया, तो मैंने पहले टीवी देखी, वो पूरा हुआ वो काम और फिर मैं सो गया, तो इसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लेकिन काल का परिचय कराने वाली जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया होती है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब क्रिया भी मतलब कई प्रकार की होती है, मतलब 8 प्रकार की क्रियाएं होती है। अगर आप देखोगे है ना, संरचना के आधार पर देखोगे तो 4 प्रकार की होती है और वैसे मतलब 5 प्रकार की होती है और वैसे 8 प्रकार की क्रिया होती है। अगर आप उन 8 प्रकार की क्रियाओं में देखोगे तो आप लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन आता है कि क्रिया का परिचायक किस क्रिया को कहते हैं ना, जो मतलब आपका काल का परिचायक किस क्रिया को कहते हैं? तो जो सहायक क्रिया होती है वो काल का परिचायक कहता है, मतलब काल को बताती है। कौन सी क्रिया? तो सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया इसका यहाँ पे होना चाहिए था, पूर्वकालिक क्रिया की जगह सहायक क्रिया होनी चाहिए थी। तो ये भी गलत है, तो आर और एस दोनों गलत है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन स्वरों के लिए सही नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है? स्वर के लिए बता रहा कि कौन सा स्वर सही नहीं है। तो इनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण करते समय जो है जो श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से क्या निकलती है? बाहर निकलती है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। इनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उनके उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इनके उच्चारण में जो है मतलब जो व्यंजन होता है उनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वरों के उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी सही कह रहा है। इनका उच्चारण करते समय जीभ तालू पर रहती है। देखो जब भी स्वरों का उच्चारण किया जाता है तो स्वरों का उच्चारण करते समय ना हमारी जीभ ऊपर नहीं उठती, उसी की वजह से ये दोनों बातें हुई है। हमारी जीभ जो है नीचे ही बैठी रहती है, तो इनके उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती, तभी बाहर निकलती जब हमारी जीभ नीचे बैठी रहती है, ऊपर नहीं उठती। और जो वायु निकलती है, हमारी सांसें जो निकलती है, उसको जीभ अवरुद्ध नहीं कर पाती है। और जीभ जब उसको अवरुद्ध नहीं कर पाती तो इसीलिए जो है इसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर की आवश्यकता भी नहीं होती और ना ही क्या कहते हैं श्वास वायु जो है मुंह के किसी भाग में टकरा कर बाहर आती है ना, सीधे सीधे बाहर निकल जाती है। तो इनका उच्चारण करते समय जो जीभ जो है नीचे बैठी रहती है और जो तालु होता है मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो कह रहा है इनका उच्चारण करते समय जीभ जो तालु पर रहती है, तालु पर नहीं रहती है बल्कि मुंह के तल वाले भाग पर रहती है, तल पर रहती है। तो ये गलत है। यहाँ पे तो आपको गलत कथन ढूंढना था, तो सी जो है स्वरों के लिए सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम कितने स्वर प्लूत हो सकते हैं? अधिकतम कितने स्वर प्लूत हो सकते हैं? तो कुल मिलाकर प्लूत ध्वनियां जो है कौन सी ध्वनियां होती है? ऐसी ध्वनियां जिनको दूर से पुकारने में जिनका प्रयोग किया जाता है, या तो ये वाली ध्वनियां, या जिनको लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, या वो वाली ध्वनियां जो है प्लूत ध्वनियां कहलाती है। तो जैसे अ है तो अ प्लूत ध्वनि बना सकता है, आ भी प्लूत ध्वनि बना सकता है, छोटी ई प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता। भाई जो छोटी है वो प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता, क्योंकि लंबे समय तक हम छोटी ई को उच्चारित नहीं कर सकते, बड़ी ई को लंबे समय तक उच्चारित कर सकते हैं। छोटा ऊ को हम लंबे समय तक उच्चारित नहीं कर सकते, बड़े ऊ को लंबे समय तक उच्चारित कर सकते, तो बड़ा ऊ भी प्लूत ध्वनि बनाएगा। री जो है प्लूत ध्वनि नहीं बना सकता, क्योंकि री को हम लंबे समय तक उच्चारित नहीं कर सकते, दीर्घ री को कर सकते हैं, और दीर्घ री का प्रयोग तो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। ए को हम लंबे समय के लिए उच्चारित कर सकते हैं, आई को भी लंबे समय तक उच्चारित कर सकते हैं, ओ को भी लंबे समय तक उच्चारित कर सकता है, और आउ को भी लंबे समय तक उच्चारित कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ध्वनियां या 8 स्वर ऐसे हैं जो प्लूत ध्वनियां बना सकते हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जौनसारी भाषा के शब्दों का हिंदी भाषा के शब्दों से सही मिलान कीजिए। अब देखो यहाँ पे सही मिलान करना भाई, एक तरफ जौनसारी भाषा के शब्द लिखे, एक तरफ हिंदी भाषा के शब्द। तो इधर जो हिंदी भाषा के शब्द लिखे, इधर जौनसारी भाषा के शब्द लिखे। जो पर्यटक होते हैं उनको जौनसारी भाषा में सैलानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलानी कहते हैं। ठीक है ना?
पर्व को, पर्व मतलब जिसको मेला भी बोलते हैं, तो जौनसारी भाषा में पर्व को क्या बोलता है, मेड़ा बोलता है। कोई त्योहार या पर्व होता है तो उसको जौनसारी भाषा में मेड़ा कहते हैं, ठीक है ना। जो पशु होता है, पशु को जौनसारी भाषा में क्या कहा जाता है, गोरू कहा जाता है। और जो पशुशाला होती है उसको जौनसारी भाषा में छान कहा जाता है, जो पशुओं के रहने का जो स्थान होता है। तो है ना, ए का जो है दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा, है ना। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा, डी का पहला। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये देखो जरा यहाँ पे कह रहा, कुमाऊनी भाषा में अतिथि यानी कि मेहमान जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उन्हें कुमाऊनी भाषा में दाकटी कहते हैं। नहीं, इसको जो कुमाऊनी भाषा में जो अतिथि होते हैं यानी कि मेहमान होते हैं, उनको जो क्या कहा जाता है, कुमाऊनी भाषा में पौन कहते हैं। कुमाऊनी भाषा में पौन कहते हैं। और अगर आप जौनसारी भाषा में देखो तो जौनसारी भाषा में अतिथि को क्या कहते हैं, पौना कहते हैं। क्या कहते हैं, पौना कहते हैं। पौना कहते हैं या फिर पाउणा भी बोल देते हैं, पौना या पाउणा बोलते हैं जौनसारी भाषा में। और कुमाऊनी भाषा में कहते हैं क्या, पौन। और कुमाऊनी भाषा में अतिवृष्टि या बहुत नजदीक, मतलब बहुत नजदीक, अति निकट, जो अति निकट का जो होता है यानी कि बहुत नजदीक का होता है, उसको कुमाऊनी भाषा में क्या कहते हैं, दाकटी कहते हैं। क्या कहते हैं, दाकटी कहते हैं। तो मतलब दोनों के दोनों ये गलत कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आर और एस दोनों गलत है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखना आप लोग सही विकल्प का चयन करना है। जौनसारी भाषा में अतिवृष्टि को सांदोई कहा जाता है। जौनसारी भाषा में अतिवृष्टि को सांदोई कहा जाता है, तो बिल्कुल एकदम सही कह रहा भाई। या गढ़वाली भाषा में अतिवृष्टि को सत्य झड़ी कहते हैं। गढ़वाली भाषा में नहीं कहते हैं, बल्कि ये जो है कुमाऊनी भाषा में कहते हैं। कुमाऊनी भाषा में जो कुमाऊनी भाषा में कुमाऊनी भाषा में अतिवृष्टि को सत्य झड़ी कहते हैं। सत्य झड़ी शब्द का प्रयोग कुमाऊनी भाषा में किया जाता है। और कुमाऊनी भाषा में अतिवृष्टि को अंधेर बरखा नहीं कहते। अंधेर बरखा जो है क्या कहा जाता है, गढ़वाली भाषा में किया जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का सही मिलान कीजिए। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का सही मिलान करना है। अग्रस्वर, भाई इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात कि जो अग्रस्वर है, चलो हम बता देते हैं पहले। यहाँ पे अग्रस्वर क्या होता है, छोटी ई और बड़ी ई, ये अग्रस्वर में आएगा। मध्य स्वर में केवल एक ही होता है, ओ आएगा। और पश्च स्वर में क्या आएगा आपका, छोटा ओ और बड़ा ओ आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो जो मतलब आपका ये पश्च स्वर में आता है, वो पश्च स्वर में कौन आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओ भी पश्च स्वर में आता है, सॉरी ओ को छोड़कर आपका क्या हो जाएगा, आ आपका किस में आ जाता है, पश्च स्वर में आ जाता है ना। छोटा ओ भी आ गया, बड़ा ओ भी आ गया, ओ भी आ गया और आओ भी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके पश्च स्वर में आते हैं, है ना। मध्य स्वर में आपके कौन कौन से आएंगे, री आ जाएगा, है ना, ए आ जाएगा और आई आ जाएगा। ये आपके किस में आ जाएंगे, मध्य स्वर में। मतलब पांच किस में आते हैं, आपके पश्च स्वर में आते हैं। और 5 आपके किस में आते हैं, अग्रस्वर में आते हैं। सॉरी, पश्च स्वर और अग्रस्वर की बात कर रहे हैं ना। और बाकी एक आपका किस में आता है, मध्य स्वर में। जितने भी स्वर होते हैं उन स्वरों में क्या होता है कि 5 तो ऐसे होते हैं जो पश्च स्वर में आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, ओ और आओ, है ना। और आपके जो क्या कहते हैं 5 होते हैं, 5 अग्रस्वर में आते हैं, छोटी बड़ी री ए आई, है ना ये। और बाकी जो मध्य स्वर होता है उसमें एक ही आता है, तो टोटल 11 स्वर हो गए इसके, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा, है ना, ए का दूसरा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का पहला। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम शीत ऋतु में ही क्यों आते हो, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण होगा। देखो, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे कि मतलब प्रश्नवाचक भी हो सकता था, लेकिन प्रश्नवाचक तो यहाँ पे दे नहीं रखा ऑप्शन में। लेकिन क्यों आते हो, आना तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हिसाब से आना तो क्या हुआ, क्रिया होगी, लेकिन क्रिया की विशेषता बता रहा है कि आ कब है, क्रिया होने के समय टाइम को बता रहा है। ऋतु मतलब जो ऋतु होती है वो किस में आती है, टाइम में आती है, समय में आती है। तो समय और काल की बात करा तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, किन स्वरों के उच्चारण में जीभ तालु के पश्च भाग को स्पर्श करती है। किन स्वरों के उच्चारण में जीभ तालु के पश्च भाग को स्पर्श करती है, याद रखना भाई। एक होता है समृद्ध स्वर, एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत स्वर और एक होता है अर्ध समृद्ध स्वर। 4 प्रकार के होते हैं ये, मुंह के खुलने के आधार पर और तालु के आधार पर मतलब क्या होता है आपका स्वरों के प्रकार होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जिनमें सबसे पहली बात इनकी 2 डेफिनेशन बता रहा हूं मैं। जिनमें जो मुंह है ना, मुंह सबसे कम खुलता है, जिनमें मुंह सबसे कम खुलता है, जिनमें मुंह, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं समृद्ध स्वर। क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर। जिनमें मुंह क्या खुलता है, सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है, उन्हें क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं।
लेकिन जिनमें मुंह जो है समृद्ध स्वरों से थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, और जिनमें मुंह विवृत स्वरों से थोड़ा कम खुलता है उन्हें विवृत स्वर कहते हैं। अगर मैं इनका क्रम लगाने के लिए पूछूं तो सबसे कम मुंह जो है किसमें खुलता है, समृद्ध स्वरों में, समृद्ध स्वरों में सबसे कम खुलता है। इससे थोड़ा सा ज्यादा जो मुंह खुलेगा वो किसमें खुलेगा, अर्ध समृद्ध स्वरों में खुलेगा। इससे थोड़ा ज्यादा जो मुंह खुलेगा वो किसमें खुलेगा, अर्ध विवृत स्वर में खुलेगा, और इससे सबसे ज्यादा जो खुलेगा वो किसमें खुलेगा, विवृत स्वर में खुलेगा। तो ये तो मतलब इनका मुंह के खुलने के आधार पर क्रम बता दिया हमने, सबसे कम इसमें खुलेगा, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। लेकिन जीभ जो है तालु को स्पर्श, जीभ मतलब तालु के हिसाब से भी इनको देखा जाता है, इनकी जो मेन डेफिनेशन है तालु के हिसाब से भी जाती है। तो क्या होता है कि जो समृद्ध स्वर होता है, समृद्ध स्वरों में जीभ जो है तालु के अग्रभाग को स्पर्श करती है, अग्रभाग को, तालु के अग्रभाग को स्पर्श करती है जीभ, तो वो समृद्ध स्वर होता है। और जीभ तालु के, जहां पे जीभ जो तालु के पश्च भाग को स्पर्श करती है, पश्च भाग को यानी कि पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है, जीभ तालु के पीछे वाले भाग को स्पर्श करती है, ये तालु ऊपर वाला हिस्सा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। और जब जीभ जो है तालु के मध्य भाग को स्पर्श करती है तो मध्य भाग में जो आपके विवृत मतलब अर्ध समृद्ध स्वर और अर्ध विवृत स्वर दोनों के दोनों ही जो जीभ के मध्य भाग को स्पर्श करती है। यहाँ कहता है किन स्वरों को उच्चारण में जीभ तालु के पश्च भाग को स्पर्श करती है, तो पश्च भाग को विवृत स्वर आंसर हो जाएगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मेरे पास एक किताब है जो बहुत पुरानी है, इसमें किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य होगा। मेरे पास एक किताब है जो बहुत पुरानी है, इसमें किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य होगा। देखो भाई, एक उपवाक्य तो ये है और एक उपवाक्य ये है, यह है आपका कौन सा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, और यह है आपका कौन सा, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य वो होता है जो प्रधान उपवाक्य पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि आश्रित उपवाक्य कौन सा ये है। अब आश्रित उपवाक्य है ये, लेकिन मतलब किस टाइप का है, संज्ञा प्रधान आश्रित उपवाक्य, विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पे देखना कि जो बहुत पुरानी है, मतलब जो किताब है, किताब की विशेषता बता रहा है कि किताब कैसी है, कि पुरानी है, किताब कैसी है, पुरानी है। तो किताब की विशेषता बता रहा है यहाँ पे कि पुरानी है, तो विशेषता बता रहा है, तो विशेषण प्रधान हो जाएगा ये, तो विशेषण प्रधान आश्रित उपवाक्य हो जाएगा यहाँ पे, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भाई ध्यान देना, प्रसव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है प्रसो प्लस ओ, यानी कि ये जो है ओ प्लस ओ से मिलकर बना है ना। तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि प्रसव का संधि विच्छेद तो प्रसव प्लस ओ है, लेकिन इसमें संधि कौन सी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसमें संधि कौन सी हो जाएगी। स्वर संधि होगी, लेकिन स्वर संधि में भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी है ना, या गुण संधि होगी, या वृद्धि संधि होगी, यण संधि होगी, या अयादि संधि होगी, इनमें से कौन सी संधि हो जाएगी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, देखो, जुगन जुगन समझावत हारा कहा न मानत कोई रे, पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। देखो भाई, जब कोई, देखो एक ही शब्द जो है अनेक बार होता है और उसके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, है ना, तब कौन सा अलंकार होता है, तब तो यमक अलंकार होता है ना। और जब कोई शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है ना। और जब कोई शब्द जो है दो बार या दो से अधिक बार हो या रिपीट होता है कोई शब्द और लेकिन उसका अर्थ हो, यहाँ पे जुगन जुगन मतलब युग युग से समझा रहे हैं किसी चीज को, तो सब दोनों शब्दों का मतलब सेम है। जब दोनों शब्दों का अर्थ सेम होता है तो वहां पे या तो पुनरुक्ति अलंकार होता है या फिर इसको क्या बोलता है, विवक्षा अलंकार। विवक्षा का मतलब होता है रिपीट करना, विवक्षा अलंकार, तो पुनरुक्ति अलंकार या विवक्षा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य क्या है। मतलब मुख्य विशेष्य, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता किसकी बताई जा रही है भाई, दशरथ की विशेषता भी नहीं बताई जा रही है यहाँ पे, राम की भी विशेषता नहीं बताई जा रही है। मतलब विशेषता किसकी बताई जा रही है, प्राण की विशेषता बताई जा रही है कि जो दशरथ के जो प्राण थे ना, वो प्राण जो किसके लिए आकुल थे, राम के लिए आकुल थे, तो ये राम आकुल हो गया यहाँ पे विशेषण और प्राण हो गया यहाँ पे विशेष्य। तो विशेष्य पूछा तो मुख्य विशेष्य क्या हो जाएगा, इसमें प्राण हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इनमें से। क्रोध, देखो अब देखो इसको ऐसे पहचान जा सकता है कि मुझे क्रोध आ रहा है, रहा है मतलब ये पुल्लिंग है। अगर ऐसा तो मुझे क्रोध आ रही है तो स्त्रीलिंग होता, तो रहा है आ रहा तो पुल्लिंग, रहा है शब्द पुल्लिंग के लिए यूज करते हैं। बुढ़ापा, उसमें बुढ़ापा आ गया है ना, अगर कोई महिला भी होगी ना तो भी ऐसा बोलेंगे उसमें बुढ़ापा आ गया, तो भी ऐसा बोलेंगे उसमें बुढ़ापी आ गई है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो बुढ़ापा भी पुल्लिंग में यूज होता है, क्रोध भी पुल्लिंग में यूज होता है। छाया, देखो पेड़ की छाया कितनी सुंदर है, तो कितनी सुंदर है, ऐसा नहीं बोलते कि पेड़ की छाया कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो यही स्त्रीलिंग हो गया है ना। आप बोलोगे मेरा चयन हो गया है, तो चयन हो गया, ऐसा नहीं बोलते चयन हो गई है। लड़की का चयन भी हो गया तो भी ऐसे बोलेंगे तुम्हारा चयन हो गया है, लड़के का चयन भी होगा तो भी ऐसे बोले तुम्हारा चयन हो गया, ऐसे नहीं बोलेंगे तुम्हारी चयन हो गई है ना। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा इसमें, केवल छाया, तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के तीनों और पानी वाला स्थान क्या कहलाता है। देखो भाई, जो द्वीप होता है, द्वीप मतलब जहां जिसके मतलब क्या हो,
समुद्र में ऐसे स्थान जिसके चारों ओर, समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, जहां पे ज्यादा होता है चारों ओर जिसके जल हो या पानी हो उसे द्वीप कहते हैं, है ना। महाद्वीप भी वही होता है जिसका मतलब चारों ओर क्या होता है, जल होता है, लेकिन ये मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा होता है पृथ्वी का, है ना। और जो प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, जिसके क्या होता है, तीन और क्या हो, तीन और जल हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, टीका शब्द का पर्याय क्या होता है, मतलब टीका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो टीका का मतलब क्या होता है, किसी का वर्णन या व्याख्या करना होता है, या फिर मतलब माथे पे जो लगने वाला तिलक होता है टीका, वो भी क्या होता है आपका टीका का पर्यायवाची होता है। माथे का तिलक भी टीका का पर्यायवाची है, और किसी की व्याख्या करना भी क्या होता है, टीका का पर्यायवाची है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिंदी की एक उपभाषा है, इनमें से कौन सी हिंदी की एक उपभाषा है। तो हिंदी की उपभाषा कौन सी है भाई, इनमें से देखो जरा, यहां पे देखना, हरियाणवी हिंदी की उपभाषा नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपकी बोली है। और बोली भी किसकी है, बोली किसकी है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली है ये, है ना। और जो अवधी है, अवधी भी क्या है, एक बोली है, और ये किसकी है, ये है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और पहाड़ी क्या है, पहाड़ी हिंदी एक क्या है, हिंदी की उपभाषा है। तो बी आंसर हो जाएगा। हिंदी की जो 5 उपभाषाएं है, एक है पहाड़ी हिंदी, एक है राजस्थानी हिंदी, है ना, राजस्थानी हिंदी 2, और तीसरी हो गई आपकी राजस्थानी हिंदी के अलावा पश्चिमी हिंदी, चौथी हो गई पूर्वी हिंदी, और पांचवी होगी बिहारी हिंदी। तो ये होती है भाई, है ना। बाकी हिंदी की जो 18 बोलियां होती है, तो उनमें से जो है ये हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत तो पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, पश्चिम पहाड़ी, जैसे पूर्वी पहाड़ी में नेपाली आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी में जो है आपकी क्या आ जाएगी, कुमाऊनी और गढ़वाली आ जाएगी, और पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी में आपकी जो है जैसे हिमाचली और जौनसारी आ जाती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जयपुरी बोली है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जैसे जयपुरी है ना भाई, आपके अगर देखें तो जो राजस्थानी बोली है, राजस्थानी बोली को 4 भागों में विभक्त किया जाता है। जो पूर्वी राजस्थानी होती है, इसको क्या बोला जाता है, जयपुरी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, जयपुरी। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी है। दक्षिणी राजस्थानी क्या है, दक्षिणी राजस्थानी को मालवी बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी बोलते हैं, और उत्तरी राजस्थानी को मेवाती बोलता है, ठीक है ना। मेन रूप से तो आपका ये हो गया। लेकिन इन्हीं में से जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है जयपुरी है, इस जयपुरी को क्या बोला जॉर्ज ग्रियर्सन ने, उन्होंने कहा कि ये पूर्वी तो है, लेकिन पूर्वी में भी क्या है, ये मध्य है। तो मध्य पूर्वी राजस्थानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे बोला है, राजस्थानी को बोला है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है भाई। देखो, मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को हुआ था, बिल्कुल सही है। मंगलेश डबराल का जन्म 16 मई 1948 को हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म काफल पानी गांव में हुआ था, यह भी सही है। काफल पानी गांव उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है, मतलब वर्तमान में जो काफल पानी गांव है वो पौड़ी जिले में नहीं है, बल्कि किस जिले में है, टिहरी जिले में स्थित है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा सही है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए 1982 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यह रचना किसकी है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो है हरिशंकर परसाई की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, और इसके लिए जो 1982 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना। तो इसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन के बाद आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट में आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 21 है, 2021 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, मतलब बिल्कुल एकदम 2021 का जो कैलेंडर होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, वो बिल्कुल सेम जो है अब इसके बाद कब आएगा। तो आपको ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ कि अगर कोई लीप वर्ष होगा ना, लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष हो, तो लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो प्रत्येक 28 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। कितने वर्ष के बाद दोहराया जाता है, 28 वर्ष के बाद। अगर कोई लीप वर्ष के बाद का हो, मतलब कोई वर्ष जो है कहाँ को हो, लीप वर्ष के बाद, लीप वर्ष के ठीक बाद, मतलब लीप वर्ष के अगले साल वाला, लीप वर्ष के ठीक बाद वाला अगर वर्ष हो, तो वो जो है कितने समय के बाद, तो वो जो है मतलब 6 वर्ष के बाद जो है दोहराया जाता है। और अगर कोई इसके अलावा जो कोई अन्य वर्ष हो, इसके अलावा कोई भी वर्ष हो अन्य वर्ष, तो वो कितने वर्ष के बाद, तो वो मतलब 11 वर्ष के बाद क्या है, दोहराए जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कह रहा है 2021 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो 2021 जो है इससे ठीक पहले क्या होता है, लीप वर्ष। तो कुल मिला के लीप वर्ष के बाद का है, और लीप वर्ष के ठीक बाद का जो कैलेंडर होता है वो 6 वर्ष के बाद दोहराया जाता है। तो 21 और 6 27, 2027 में सेम कैलेंडर जो है दोहराया जाएगा, सेम कैलेंडर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि 1 जनवरी 1920 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 1925 को कौन सा दिन होगा। देखो भाई, यहाँ पे 1 जनवरी 1920 को दिया हुआ है, और कब 1920 का दिया हुआ है, और 1 जनवरी 1925 का पूछा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जो है क्या करना, 1920, 1921, 1922, 1923
1924 और 1925 पूरे वर्ष लिख लोगे। जहां से पूछा 1920 का पूछा कि 1920 को बुधवार था तो 1 जनवरी 1925 का पूछा तो 25 तक हमने सारे वर्ष लिख दिए। अगर वर्ष में जो है जनवरी या फरवरी का महीना दिया होता तो पहले वाले वर्ष को लेते हैं और लास्ट वाले वर्ष को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका, ये लीप वर्ष है, 20 में 4 का भाग जा रहा है, 4 पंजे 20, लीप वर्ष के लिए 2 आएगा। ये साधारण वर्ष, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा तो साधारण वर्ष तो 1 आएगा। 22 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये साधारण वर्ष तो भी इसका भी 1 आएगा। 23 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये भी साधारण वर्ष, इसके लिए 1 आएगा। 24 में 4 का भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष तो इसके लिए 2 आएगा। लेकिन लास्ट वाला ये छोड़ देना था। अब इसको आप जोड़ोगे तो 4 5 6 7 8 9 कितना आ रहे हैं, यहाँ पे 9 आ रहे हैं ना। ये देखो 2 और 2 4 5 6 7 सॉरी 7 आ रहे हैं है ना, 2 3 4 5 6 7 आ रहे तो 7। तो बुधवार में हमने क्या करना है, 7 ऐड करना है। तो 7 दिन के बाद क्या आएगा, सेम बुधवार ही आएगा। तो बुधवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो शब्द, देखो एक शब्द दिया गया है, ये वाला शब्द दिया गया है। मैं अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उसी अनुक्रम में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो इसमें हमने पहले भी बताया था एक बार। तो देखो इसमें आपका ABCD पढ़ते रहो तो वहीं से आ जाते हैं। जैसे आपका C है तो C से पढ़ते रहो आप ABCD, आगे जो भी मिलेगा वही आपका जोड़ा हो जाएगा। जैसा भी देखना मैं बताता हूँ, C से पढ़ेंगे C D E F G H I J K, नहीं आया कोई नहीं। O से पढ़ेंगे O P Q R S T U V, नहीं आया। O P दोनों साइड पढ़ेंगे ना, इधर भी पढ़ लेंगे R S T U V W X। फिर P से पढ़ो P Q R S, P Q R, देखो P Q R आ गया तो एक जोड़ा आपका बन गया तो एक हो गया हमारा है ना। P Q R S T, देखो P Q R S T, एक यहाँ से भी बन रहा है, ये देखो एक ये भी बन गया है ना, P Q R S T U, ठीक है। अब O से देखो O P, देखो O P, ये देखो O और P का भी बन गया, एक ये भी बन गया, O P Q R S, O P Q R S। अब देखो R S T U V W, R S T, देखो R S T ये भी बन गया, एक ये भी बन गया, R S T U। A से देखो A B C D E F G, T से देखो T U V W X Y Z, Z से आगे देखो T U। अब E से देखो E F G H I J K L M, तो ये बन गए 1 2 3 4 बन रहे भाई। तो 4 बन रहे तो C इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा हो कि M में क्या कर दिया उसने, M N O, मतलब 2 जोड़े तो आपके O आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम करना, जो काम आप इसके इसमें करोगे वही इसमें, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे तीसरा। इसमें C में भी आप क्या करोगे, 2 जोड़ोगे तो C D E, तो E आ जाएगा। इसके बाद I, देखो I से आप G को करोगे, लेकिन I से पहले आ रहा है G, तो G से I को गिन लो, G H I, तो यहाँ पे -2 किया है तो यहाँ पे भी आपको -2 करने हैं। तो I से 2 पहले क्या आ जाएगा आपका G, तो G H I आता है तो -2 कर दिया। फिर यहाँ पे देखो आपका K है तो K से आपका M आ जाएगा, K L M 2 जोड़ रहा है, और A से 2 जोड़ोगे A B C, ये आ जाएगा। E G C, देखो E G C इसमें आ रहा है E G C है ना, और बाकी लास्ट आपका B आ जाएगा तो उसी तरीके से आ जाएगा, तो B आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 10वें के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। देखो भाई जैसा आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखते हो ना, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो आप कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, तो दायां कहाँ होता है, आपके बाएं से बोल रहा है, तो बायां इधर से होता है, बाएं हाथ की तरफ से, और दायां इधर से होगा। तो बाएं से कह रहा, बाएं से 10वें अक्षर, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन आ गया, J आ गया। 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका दायां आपका इधर हो जाएगा। तो दाएं 9वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो S हो जाएगा। तो S इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द मतलब जो थोड़ा सा अलग है, तो मील, एक हो गया आपका मील, एक है लीटर, एक है गज, एक है सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर मतलब हम क्या इसमें लंबाई या दूरी नापते हैं, इसमें क्या है लंबाई या दूरी नापते हैं, ठीक है। गज में भी आप क्या कर सकते हो, लंबाई या दूरी नाप सकते हो, है ना। मील में भी आप क्या नापते हो, लंबाई या दूरी नापते हो। लेकिन लीटर में आप क्या है, तोलते हो भाई, इसमें तोल करते हैं ना, तोल मतलब कि वेट करते हैं किसी भी चीज का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, विषम। मतलब विषम का मतलब होता है जो अलग होता है, यानी कि भिन्न है इनमें से, तो बी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा हो, संजना को ठीक से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार, देखो क्या कह रहा हो, मंगलवार के बाद हुआ था, मतलब मंगलवार को नहीं हुआ था, इसके क्या हुआ था, बाद ही हुआ था। परंतु शुक्रवार से पहले हुआ था, लेकिन किससे पहले हुआ था, शुक्रवार से पहले हुआ था, शुक्रवार से पहले हुआ था। इसका मतलब इसके हिसाब से इसका जन्म कब होना चाहिए था, मंगलवार को भी नहीं हुआ और शुक्रवार को भी नहीं, शुक्रवार से पहले हुआ, मंगलवार के बाद हुआ। तो शुक्रवार यानी कि या तो शनिवार को हुआ होगा, सॉरी मंगलवार के बाद क्या आता है, या तो
बुधवार को हुआ होगा या बृहस्पतिवार को हुआ होगा, है ना। इसके बाद शुक्रवार आ जाता है, कह रहा शुक्रवार से पहले और मंगलवार, तो बुधवार या बृहस्पतिवार में से हुआ होगा। फिर इसके बाद कह रहा सुरेश को ठीक से याद है कि साधना का जन्म बुधवार के बाद और रविवार से पहले हुआ, तो बुधवार के बाद हुआ, तो बुधवार के बाद क्या हो गया, बृहस्पतिवार हो गया, और रविवार से पहले हुआ, तो मतलब इसका मतलब बृहस्पतिवार को उसका जन्म हुआ होगा, तो सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो ए की माता बी के पिता, देखो ए की माता बी के पिता, देखो क्या कह रहा हो, जो ए की माता है, ए की माता हमने कोई भी बना दी यहाँ पे, चलो ये होगी ए की माता, है ना। हम क्या करते हैं, जो ऐसे रिश्ता आते हैं उनमें क्या करते हैं, रिश्ते संबंधी जो बड़ा रिश्ता होता है उसको ऊपर लिखता है, बराबर का रिश्ता बराबर में लिखता है, और लड़का होता है तो प्लस लिखता है, लड़की है तो माइनस लिखता है। तो कह रहा हूं कि ए की माता बी है, ए की माता बी के पिता, सॉरी हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि बी के कोई पिता है ना, बी के कोई पिता है कि एकमात्र पुत्री है, तो ये इसकी क्या है, पुत्री है, और वो भी एकमात्र पुत्री है। तो बी की पत्नी, जो बी की पत्नी होगी, इसकी जो पत्नी होगी, बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है। अब देखो भाई, कुल मिला के ये कह रहे ये तो है इसका पिता और ये है इसकी इकलौती पुत्री, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये तो मतलब इकलौती पुत्री है, तो ये इसका पिता है, तो ये भी इसका पिता है, तो ये मतलब पुत्र हो गया, ये लड़का हो गया। और ये क्या हो गया, आपके भाई बहन, मतलब ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक है ना, ये भाई हो गया, और ये इसका बेटा हो गया। तो इसका मतलब ए का जो बी है वो क्या लगेगा, ये इसका मतलब भाई है, तो इसका क्या हो गया, ये इसकी मतलब बहन है, इसका बेटा होगा, तो ये क्या है आपका, ये हो गया इसका मामा, है ना, ये हो गया इसका मामा, और इसकी पत्नी क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी मामी, तो मामी इसकी आंसर हो जाएगा, तो मामी या ए ऑप्शन में आपका आ गया मामी। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रदर्शित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखो ये है श्रृंखला दी हुई, दो में 5 की गुणा कर दी तो 5 दूनी 10, है ना, 10 में किसकी गुणा कर रहा हो, 4 की गुणा कर रहा, तो 10 चौक 40, 40 में 3 की गुणा कर रहा है तो 4 × 12 120 हो गया, 120 में 2 की गुणा कर रहा है तो 120 दूनी 240, तो पहले 5 की गुणा की, फिर 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, और अब किसकी करेगा, 1 की, तो 240 में 1 की गुणा करेंगे तो 240 ही हो जाएगा, तो सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई, ये देखो ये पासा होगा भाई, ये थोड़ा सा गलती हो गई, पैसे नहीं है, दी गई पासे की 2 स्थितियों में 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा भाई, तो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखो यहाँ पे 6 यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, 3 यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। जब कोई भी दो संख्या दोनों पासों में क्या होती है, रिपीट हो जाती है, तो जो संख्या दोनों पासों में एक एक बार आई है वही एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे। चलो उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना, 31 क्वेश्चन देखना, क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रथा के तहत खस जाति के लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, ठीक है, तो कौन सी प्रथा थी वो, देवदासी प्रथा, ठीक है। रांग पांग, देखो ये भोटिया जनजाति में क्या है, ये नृत्य गीत है भाई, नृत्य गीत, ठीक है, नृत्य गीत। धागा काटना प्रथा भी भोटियाओं में पाई जाती है, तो जो महिला का जो पूर्व पति होता था, पूर्व पति से रिश्ता समाप्त करने को आपका क्या कहते हैं, धागा काटना कहते हैं। आंतड़ा बेलना, ये भी आपका भोटिया जनजाति में एक प्रथा है। इसके तहत क्या होता था भाई कि जो आपसी झगड़े होते थे, आपसी रंजिश या झगड़े को समाप्त करने के लिए, ठीक है, आपसी रंजिश को समाप्त करने के लिए आंतड़ा बेलना नामक प्रथा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पौरव वंश में लेखक वर्ग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता है। देखो पौरव वंश में लेखक वर्ग का प्रधान अधिकारी था द्विवीरपति, ठीक है। बाकी प्रतिहार ये आपका महाअंगरक्षक था, महाअंगरक्षक। पौरव वंश में महाअंगरक्षक को कहते थे आपका प्रतिहार। कटुक पौरव वंश में एक प्रकार का गुप्तचर का कार्य करता था, और संधि विग्रहिक पौरव वंश में विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री, ठीक है। चलो ध्यान रखने सारी चीजें। नेक्स्ट देखना, सही कथन चुनना है आपको, 33 देखना, सही कथन चुनना है। स्यालदे मेले के शुरू होने से पहले बाट पूजा होती है, ठीक है भाई, जिसकी शुरुआत 9 जुलिया वर्ग के द्वारा होती है, ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है स्यालदे बिखोती मेला आपका द्वाराहाट में लगता है, द्वाराहाट अल्मोड़ा में स्यालदे बिखोती मेला, ठीक है, दोनों मेले हैं। दूसरा देखना कि श्री पूर्णागिरी मेले की शुरुआत कंडारा देवता की डोली व हरि महाराज के डोल के साथ होती है। देखो ये गलत हो जाएगा, कंडारा देवता की डोली व हरि महाराज के डोल के साथ जो शुरू होता है वो आपका माघ मेला है, माघ मेला, जिसे बाड़ाहाट का थौल भी कहते हैं। बाड़ाहाट का थौल या माघ मेला ये लगता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखना भाई आपका कि तीसरा क्या पूछ रहा है कि गणनाथ मेले में औल गरक,
ठीक है, और नोजुलिया वर्गों के में बंटे हुए 3 दल भाग लेते हैं, ठीक है भाई, यानी कि पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बाकी आपका दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। गणनाथ मेला आपको पता है अल्मोड़ा में लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना, आपको आभूषण दिए यहाँ पर, ठीक है। परिछन्न आभूषण हाथ में पहनते हैं, अंगद आभूषण बाजू में पहनते हैं, बंगड़ी हाथ में पहनते हैं, ठीक है भाई। प्योला या बिछुआ आभूषण आपका पैर में पहना जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी लोक संस्कृति के सजग प्रहरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है भाई। तो वो आपके हैं कौन, प्रहलाद मेहरा, ठीक है। बाकी पप्पू ये आपके हैं पिथौरागढ़ जिले से है, ये पिथौरागढ़। पप्पू कार्की का संबंध भी पिथौरागढ़ जिले से हैं, और ये जागर गीतों के लिए जाने जाते हैं, जागर लोकगीतों के लिए, जागर लोकगीतों के लिए जाने जाते हैं आपके पप्पू कार्की। बाकी सुरेंद्र पाल जोशी ये अल्मोड़ा से है भाई, अल्मोड़ा, ठीक है। इन्हें चित्रशिल्पी के रूप में जाना जाता है, चित्रशिल्प के रूप में, ठीक। बाकी भैरव दत्त तिवारी ये भी आपका अल्मोड़ा से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं हरिद्वार में, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, ठीक है। यहाँ पर देहरादून नहीं आएगा सेकंड नंबर पर, यहाँ पर उधम सिंह नगर के बाद देहरादून आ जाएगा, ठीक। बाकी सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग चंपावत में रहते हैं, उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग, फिर आपका बागेश्वर आ जाएगा, बागेश्वर, ठीक है, सबसे कम। बाकी रुद्रप्रयाग बागेश्वर और टिहरी ये सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और जनसंख्या में देखिए सर्वाधिक हिंदू के लोग, हिंदू जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई, देहरादून है। उसके बाद आपका हरिद्वार हो जाएगा, उसके बाद उल्लासनगर हो जाएगा। प्रतिशत में पूछे तो सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी। और हिंदू जनसंख्या में पूछे कि सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या के लोग सबसे ज़्यादा देहरादून, हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, ठीक है। देखो नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2008 की है, ठीक है भाई। पिरूल आधारित ऊर्जा नीति ये 2018 की है, ये भी ठीक है। नई सौर ऊर्जा नीति 2023 की है, ठीक है। और आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड विद्युत निगम ये 2002 का नहीं है भाई, ये 1 अप्रैल 2001 का हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो पिरूल आधारित जो ऊर्जा नीति है 2018 की है। इसमें क्या होता है, जो चीड़ के पत्ते होते हैं उससे पिरूल लाया जाता है। चीड़ के पत्ते से आपका पिरूल के माध्यम से बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं आपके, ठीक है। चीड़ के पत्ते देखो हमारे सरकार ने मई 2024 में रुद्रप्रयाग जिले से एक अभियान शुरू किया था, पिरूल लाओ और पैसे कमाओ, ठीक है। पैसे कमाओ अभियान मई 2024 का रुद्रप्रयाग जिले से इसे शुरू किया गया था, ठीक है। मई 2024, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले से। इसका उद्देश्य क्या था भाई, पिरूल लाओ पैसे कमाओ, उद्देश्य क्या था, देखो इसमें क्या होता था कि आपका जो पिरूल चीड़ के पत्ते होते थे वहाँ से आपका पिरूल लेके बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नई सौर ऊर्जा नीति 2023 की है। इसमें क्या उद्देश्य रखा है भाई, 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है नई सौर ऊर्जा नीति में। और नई सौर ऊर्जा नीति के तहत आप क्या है, कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड का सरकारी भूमि को लीज पर लेकर वहाँ पर सोलर प्लांट भी लगा सकता है। ये इस ऊर्जा नीति के तहत यहाँ पर नई सौर ऊर्जा नीति के तहत ये उद्देश्य रखा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही कथन छाड़ना है आपको, ठीक है। देखो सुरनीगाड़ परियोजना आपकी सुरनीगाड़ नदी पर पिथौरागढ़ में है, पहला ही आपका सही हो जाएगा भाई। पिलंगगाड़ परियोजना ये आपकी उत्तरकाशी में हो जाएगी, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी में आपकी भागीरथी नदी पर, ठीक है। लोहिया हेड परियोजना ये आपका उधम सिंह नगर में है और शारदा नदी पर है, ठीक है, शारदा या काली नदी। सप्तेश्वर जल विद्युत परियोजना ये आपकी चंपावत में हो जाएगी भाई, चंपावत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊं की रस्म पुस्तक। देखो कुमाऊं की रस्म पुस्तक के लेखक है बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने कुमाऊं का इतिहास भी लिखा है, ठीक है। लक्ष्मी दत्त जोशी ने लिखा है खस परिवार कानून पुस्तक, ठीक है। बाकी MP जोशी ने कुमाऊं के गुफा चित्र नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन छाड़ना आपको। देखो MSME नीति कब की है, 2015 की है। मेगा टेक्सटाइल पार्क नीति 2014 की हो जाएगी ये, ठीक है। बाकी आपका सही है। मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 की, मेगा औद्योगिक व निवेश नीति 2015 की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राज्य में गुरसो केला हुनिया बगजी क्या है भाई, ये आपके बुग्याल हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे के सारे बुग्याल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
टिहरी जिले में आयोजित होने वाले अगलाड़ मेले, देखो अगलाड़ मेला या फिर ये मौन मेला भी कहते हैं आपको, ठीक है, मौन मेला, अगलाड़ नदी पर लगता है मौन मेला टिहरी में। देखो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे कथन दिया है, उस पर विचार करना है। यह वाद्य यंत्रों की धुन के साथ मछली पकड़ने से संबंधित है, ठीक है भाई। यह पहले 3 रूपों में होता था। 3 रूप कौन कौन से थे? मत्स्य मौन, जत्रिया मौन और औदी मौन, ठीक है भाई, ठीक है। जत्रिया मौन होता था, औदी मौन होता था। मौन का अर्थ होता है विष या तिमूर, ठीक है भाई, विष और तिमूर। इसमें क्या होता है कि जो तिमूर के पत्तियां होती है, तिमूर पर पौधे, उसकी पत्तियां लेकर पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद उस पाउडर को नदी में डाल के मछलियाँ क्या हो जाती, फिर उसके बाद मर जाती, फिर पकड़ा जाता है। यानी कि 1 2 3 सारे के सारे सही हो जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 43। किस वर्ष उत्तराखंड में पूर्णतः कुली बेगार प्रथा समाप्त हो गई? देखो कुली बेगार आंदोलन 1921 में होता है, 13-14 जनवरी 1921, और इसी साल आपका कुली बेगार भी समाप्त होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं होता है। पूरी तरह का मतलब संपूर्ण उत्तराखंड से नहीं होता है, 2 जगहों को छोड़कर, अस्कोट रियासत और टिहरी रियासत को छोड़कर। अस्कोट रियासत और टिहरी रियासत को छोड़कर इन यहाँ पर कब समाप्त होती है? 1923 में होती है। यानी कि पूरी तरह अस्कोट और टिहरी रियासत में भी समाप्त हो गई पूरी तरह उत्तराखंड में, तो वो हो जाएगा आपका फिर 1923 में, ठीक है, ध्यान रखना, पूरी तरह 1923 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो तरुण कुमाऊं नामक समाचार पत्र मुकुंदी लाल 1922 में, ठीक है। सदानंद कुकरेती 1913 में, कौन सा? विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र, ठीक है, गढ़वाली भाषा में निकलने वाला पहला समाचार पत्र विशाल कीर्ति। जॉन मैकिनन ने उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स मसूरी से जो निकला था 1842 में, तो पहला समाचार पत्र उत्तराखंड का द हिल्स, ठीक है। गिरजादत्त नेथानी ने आपका गढ़वाल समाचार 1902 में, और गढ़वाली समाचार 1905 में। इन दोनों समाचार पत्र को निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? गिरजादत्त नेथानी ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45। शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा, तुंगनाथ देखो, तुंगनाथ पंच केदारों में से एक है, पंच केदारों में से तुंगनाथ, ठीक है, तृतीय केदार माना जाता है तुंगनाथ को। तो शीतकाल में इसकी पूजा होती है भाई मक्खू मठ में, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ की पूजा होती है शीतकाल में ऊखी मठ में। खरसाली में माँ यमुना की पूजा शीतकाल में होती है। नरसिंह मंदिर जो चमोली में जोशीमठ में है, यहाँ पर शीतकाल में बद्रीनाथ देवता की पूजा होती है शीतकाल में। बाकी एक और है आपका मुखवा गांव में आपका ध्यान रखना, शीतकाल में माँ गंगा की डोली लाई जाती है, और यहाँ पर शीतकाल में मुखवा गांव में माँ गंगा की पूजा की जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखना कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोला नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखो रानीबाग भी हो जाएगा आपका, हल्द्वानी भी हो जाएगा, किच्छा भी हो जाएगा, लाल कुआं भी हो जाएगा आपका, ठीक है, काठगोदाम, ये सभी के सभी आपके गोला नदी के किनारे हैं। बाकी रामनगर आपका कोसी नदी के किनारे है भाई, कोसी नदी, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कुमाऊं में सखु नाखर न्यूतड़ो किस गीत को कहा जाता है? देखो सखु नाखर न्यूतड़ो, कुमाऊं में संस्कार गीतों को क्या कहा जाता है? सखु नाखर और न्यूतड़ो। गढ़वाल में संस्कार गीतों को कहा जाता है मांगल, तो ध्यान रखना, गढ़वाल में मांगल और कुमाऊं में सकुनाकर और न्यूतड़ो संस्कार गीतों को कहा जाता है। सयाना गीत, देखो सयाना गीत जौनसार क्षेत्र में जो जौनसारी जनजाति होती है, यहाँ पर जिन महिलाओं की शादी हो रखी होती है, तो जब वो मायके आती है दीपावली के समय, तो यहाँ पर सभी सहेलियाँ एक साथ होकर सयाना गीत गाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना जौनसारी जनजाति में। बाकी चौमासा गीत एक प्रकार का ऋतु गीत है, ठीक है, ऋतुओं के अनुसार गाए जाने वाले गीत चौमासा, बारहमासा, चैती पासरा, खुदेड़ गीत, ये सारे के सारे ऋतु गीत है। कृषि गीत आपका हो जाते हैं, कृषि गीत जैसे हुड़किया बॉल हो गया कृषि गीत, ठीक है, हुड़किया बॉल के अलावा आपका भूतिया सोहन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 48, सही कथन पर विचार कीजिए। मोर प्रिय चित्र मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, ठीक है भाई, मोर प्रिय जो चित्र है मोलाराम का वो प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, जबकि मयंक मुखी जो चित्र है ये आपका हो जाएगा प्रौढ़ काल का। मोलाराम का जो मयंक मुखी चित्र है वो प्रौढ़ काल का है, जबकि मोर प्रिया चित्र कब का है? प्रारंभिक अवस्था का है। चंद्रमुखी चित्र पर मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया, देखो ये गलत हो जाएगा भाई। मोर प्रिया चित्र पर देखो, मोर प्रिया जो चित्र है इस पर मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया है, ध्यान रखना किस चित्र पर मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया है? मोर प्रिय चित्र। जबकि चंद्रमुखी चित्र पर मोलाराम ने क्या लिखी है? कविता लिखी है। तो ध्यान रखना किस चित्र पर मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया है वो मोर प्रिय, और किस चित्र पर मोलाराम ने कविता लिखी है वो आपका चंद्रमुखी चित्र हो गया, ठीक है। गढ़वाली शैली का सूत्रपात मोलाराम को नहीं कहते हैं, हीरा लाल को कहते हैं।
हीरालाल। हीरालाल को गढ़वाली सूत्र का गढ़वाली शैली का सूत्रपात करता कहते हैं। ठीक है भाई। चेतु ने कृष्ण लीलाओं पर ख्याति प्राप्त की और वो अपने बनाए गए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना कौन सा ऐसा चित्रकार था जो अपने बनाए गए चित्र के जो प्रथम भाग होता था उस पर क्या करता था, हस्ताक्षर करता था, वो था आपका चेतु। ठीक है, तो यानी कि पहला भी सही हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर गलत छाड़ना भाई, आपको गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक है राजेश मोहन उप्रेती की, राजेश मोहन उप्रेती। ठीक है, राजेश मोहन उप्रेती की यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हरिदत्त भट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखो इनके जन्म दिवस पर उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। ठीक है, बाकी उत्तराखंड साहित्य दिवस, ठीक है, उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर, गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर। बाकी हरियाली दिवस आपका 5 सितंबर है। ठीक है, और प्रेरणा दिवस आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से पंवार वंश की वंशावली की किस सूची को अल्मोड़ा सूची के नाम से जाना जाता है? देखो अल्मोड़ा सूची के नाम से जाना जाता है एटकिंसन की सूची। देखो सबसे पहली सूची है पंवार वंश की जो 1796 में आई थी, 1796 में, और वो थी आपकी हार्डविक की सूची, सबसे पहली सूची। दूसरी सूची है वेकेट की सूची जो कि 1849 में आई थी। ठीक है, और सबसे मान्य जो पंवार वंश में सबसे मान्य सूची है, सबसे मान्य जो सूची माना जाता है वो है वेकेट की सूची जो 1849 में आई थी, और एटकिंसन की सूची यानी कि अल्मोड़ा प्रकार की सूची है। चलो नेक्स्ट देखना, पंवार वंश के प्रारंभिक काल को अंधकार का युग या काल्पनिक काल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इस काल के हमारे पास कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? अंधकार का युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 53, निम्न में से कौन सा शासक बिलंग घाटी से संबंधित है? देखो सोनपाल हो जाएगा आपका बिलंग घाटी से, क्योंकि ये पंवार वंश का 24वें नंबर का राजा है और इसने बिलंग घाटी यानी कि टिहरी में अपनी राजधानी बनाई थी कुछ समय के लिए। ठीक है, इसलिए इसे बिलंग घाटी से संबंधित मानते हैं। बाकी कनकपाल पहला राजा है, आनंदपाल आपका अजयपाल का पिता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रघुनाथ मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र में किस शासक को रजवार कहा गया है? देखो रघुनाथ घाट मंदिर से हमें जगतपाल का एक ताम्रपत्र मिला है भूमि दान का। ठीक है, इससे पहले पंवार वंश में किसी ने भी भूमि दान नहीं दी थी, तो इसलिए इस राजा का हमें एक ताम्रपत्र मिला है। कहाँ पर? रघुनाथ मंदिर घाट देवप्रयाग से, और उस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार शब्द यूज किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना ये। बाकी लखनपाल वो राजा है जिसने स्वमुद्रा छापी, स्वयं की मुद्रा छापने वाला पंवार वंश का पहला राजा लखनपाल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अजयपाल के संबंध में गलत है? देखो 52 गढ़ों को जीतने के बाद इसे पातीराम ने गणपति कहा। देखो पातीराम ने नहीं कहा था इसे गणपति। ठीक है, भक्त दर्शन ने इन्हें गणपति कहा था, तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी सही है, सूरबीर सिंह ने अजयपाल को आदिनाथ नाम से पुकारा। देखो सूरबीर सिंह का एक ग्रंथ है सांवरी ग्रंथ। ठीक है, इस ग्रंथ में अजयपाल को आदिनाथ कहा गया है। मानदेय काव्य जो कि कवि भरत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें अजयपाल को भीम, युधिष्ठिर, कुबेर नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, गढ़वाल का बिस्मार्क को अजयपाल को कहते हैं, गढ़वाल का अशोक भी अजयपाल को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, किस पंवार वंश के शासक को वीर गुणग सुखद परजाया कहा गया? देखो सहजपाल वो राजा है जिनको वीर गुणग सुखद या परजाया, क्योंकि इसके शासनकाल में प्रजा सुखी थी। ठीक है, इसका शासनकाल देखें तो 1547 से लेकर 1575 तक है, और यही अकबर का शासनकाल भी है भाई। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में इसके शासनकाल में, सहजपाल के शासनकाल में एक अन्वेषक दल गंगा के स्रोत का पता लगाने के लिए भेजा था सहजपाल के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन सहजपाल ने उसे हरिद्वार से आगे नहीं जाने दिया। ठीक है, बाकी सहजपाल को चतुर राजा कहा जाता है, बाकी विद्वानों को आश्रय देने वाला या विद्वान राजा कहा जाता है सहजपाल को। बाकी भाई आपका विजयपाल, आपको पता है कि भोट प्रांत या तिब्बत पर आक्रमण करने वाला पंवार वंश का पहला राजा है विजयपाल। ठीक है, बाकी अनंतपाल द्वितीय देखे तो इसका हमें एक अभिलेख मिला है धारसील अभिलेख किस राजा का है? अनंतपाल द्वितीय का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध पैनोगढ़ के युद्ध से है? देखो पैनोगढ़ का युद्ध तब होता है जब लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण करता है लगातार, और 7 के 7 बार हार जाता है वो। ठीक है, तो यानी कि ये युद्ध होता है मानसा और लक्ष्मीचंद के बीच, जो कि 7वां आक्रमण होता है, वो पैनोगढ़ के युद्ध के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीचंद 7 के 7 युद्ध हार जाता है, और
क्या बोलते हैं, लक्ष्मीचंद ने कभी भी गढ़वाल को नहीं जीत पाया, ठीक है, इसलिए इसे लखूली, बिराली, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चलो, बाकी बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच भी एक युद्ध होता है, ठीक है, ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध आपको पता है, ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 या कहीं पर 1591 में लिखा होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पुरुषोत्तम पंत किस युद्ध में मारा गया। देखो, पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था, रुद्रचंद का, और रुद्रचंद ने जब गढ़वाल पर आक्रमण किया तो एक युद्ध होता है ग्वालदम का युद्ध। ग्वालदम का युद्ध होता है 1581 या फिर 1591। इस युद्ध में, जो कि बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच होता है, इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति कौन मारा जाता है भाई, पुरुषोत्तम पंत, ठीक है। बाकी रणचूलाहाट का युद्ध 1723 में होता है, और आपने सुना होगा कुमाऊं का राजा देवीचंद, ठीक है, और पुरिया नेथानी जो कि गढ़वाल का चाणक्य भी कहते हैं, इनके बीच होता है, ठीक है। बाकी ग्वालदम बता दिया। दुदोली का युद्ध आपको पता है, दुदोली का युद्ध ज्ञानचंद द्वितीय और फतेह शाह के बीच होता है भाई, फतेह शाह, ठीक है, 1703 में दुदोली का युद्ध होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ट्रेल पास किन दो जनपदों में स्थित है। देखो, ट्रेल पास आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में, ठीक है भाई। बाकी पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था, 4 दर्रे आपको याद रखने हैं, बाड़ा होती, टोपी धुरा, लातू धुरा और मार्चियोग दर्रा, ठीक है। बाकी बागेश्वर चंपावत के बीच तो है नहीं, पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में है लास्पा दर्रा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने वर्गों में बांटा है, ठीक है, तो 6 वर्गों में बांटा है भाई। तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था ये क्वेश्चन, अभी दोबारा डाल दिया, ठीक। तो नीचे से देखें तो उपोष्ण जलवायु है, 900 मीटर से जो शुरुआत होती है उपोष्ण, उसके बाद आपका हो जाएगा गर्म शीतोष्ण जलवायु, उसके बाद शीत शीतोष्ण जलवायु, फिर आपका अल्पाइन जलवायु, फिर हिमानी प्रकार की, और सबसे लास्ट आपकी शीत शुष्क जलवायु। तो ये 6 भागों में बांटा गया है एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 61, उत्तराखंड का मानसिंह राम नरेंद्र नगर को कहा जाता है, कहना उचित होगा, क्योंकि नरेंद्र नगर में क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि नरेंद्र नगर में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तराखंड में नरेंद्र नगर में होती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से मिट्टी का कौन सा एक प्रकार उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। देखो, लवणीय मिट्टी नहीं पाई जाएगी आपकी, ठीक है, बाकी सारी मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी आपका भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है, भीमताल नैनीताल में। बाबर मिट्टी आपकी बाबर तराई में पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी आपकी ऊंचाई में पाई जाती है। देखो, तराई मिट्टी थोड़ा महीन कणों वाली होती है। तराई मिट्टी धान और गेहूं की खेती के लिए अच्छी होती है, ठीक है, गन्ने की खेती के लिए। बाकी बाबर जो मिट्टी होती है ये फसल के लिए अच्छी नहीं होती, कृषि के लिए, लेकिन वनों के लिए अच्छी होती है बाबर मिट्टी, ठीक है। बाबर की जो मिट्टी है बाबर क्षेत्र में जो पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गलत विकल्प का चयन कीजिए। सागवाड़ा, देखो सागवाड़ा कहते हैं सब्जी के उत्पादन हेतु, सागवाड़ा कहते हैं, ठीक है भाई। धुरा डांडा ऊंचे, धुरा डांडा, ये धुरा डांडा होगा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र पर की जाने वाली कृषि, उसे क्या कहते हैं, धुरा डांडा। तीसरा देखना, तलाऊ अनुपजाऊ प्रकार की भूमि। देखो, तलाऊ अनुपजाऊ नहीं होगी, ठीक है, अनुपजाऊ भूमि होती है उपराऊ, ठीक। तलाऊ कैसी होती है, तलाऊ होती है उपजाऊ भूमि, ठीक है। बाकी आपको पता है बुनिया जंगल से लगने वाली भूमि है, ठीक। तो यहाँ पर गलत आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 64, यहाँ पर आपको मिलान करना है भाई। देखो, काली नदी की लंबाई हो जाएगी आपकी 252 किलोमीटर, भागीरथी 205, यमुना नदी की हो जाएगी 136 किलोमीटर, और अलकनंदा की हो जाएगी आपकी 195, ठीक है। तो यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2। चलो जल्दी करते हैं, फिर लाइट भी परेशान कर रही है। देखो, कुनकुल खाल दर्रा, देखो कुनकुल खाल दर्रा हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है। बाकी देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 66, गलत युग्म का चयन करना है भाई। देखो, हिपरा बामक हो जाएगा आपका चमोली में, ठीक है भाई। पिन्नोरा गलत हो जाएगा, पिन्नोरा आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, पिथौरागढ़ में, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 67, लेक ऑफ स्नो के नाम से जाना जाता है किस ताल को, हेमकुंड को, ठीक है, चमोली में है। बाकी डोडी ताल, उत्तरकाशी में, बासुकी ताल टिहरी में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है, सास बहू के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है, सास बहू के नाम से, ठीक है। देखना 69, निम्नलिखित में नदी युग्मों में कौन सी सुमेलित नहीं है। देखो, पन्नार नदी सरयू की सहायक है, ठीक है, काकड़ी घाट में मिलती है। काली नदी, गौरी नदी काली की सहायक नदी, ये भी ठीक हो जाएगा। देखो, गलत हो जाएगा, विष्णु गंगा धौली गंगा एक ही है, ठीक है, विष्णु गंगा धौली गंगा एक ही नदी है, और ये अलकनंदा की सहायक नदी है भाई, अलकनंदा। बाकी जाड़ गंगा भागीरथी की सहायक है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, नल दंपति ताल किस जनपद में स्थित है। नल दंपति ताल भाई आपका हो जाएगा नैनीताल में, ठीक है। बाकी पौड़ी में आपका आपने पढ़ा होगा बुल्ला ताल,
ठीक है, दुद्ग ताल, ठीक। बाकी अल्मोड़ा में आपने पढ़ा होगा तड़ाग ताल, तड़ाग ताल, ठीक है। और रानीखेत में आपका नागदेव ताल, नागदेव ताल, ध्यान रखना। बाकी उत्तरकाशी में बहुत सारे ताल है भाई, ठीक है। तो आज थोड़ा लाइट बार बार आती आ जा रही है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी बता दिया, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और डिटेल से बताएंगे। बाकी जीएस के क्वेश्चन, चलो जीएस के क्वेश्चन देखना। पहला मतलब कौन सा विकल्प सही है, इनमें से कौन सा सही है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को केवल एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। देखो, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के पास जो पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, ये बात तो सही कह रहा है। लेकिन ये जो है पहले नहीं था भारत के संविधान में, इसको कब जोड़ा गया, इसको 44वें संवैधानिक संशोधन, 42वें संवैधानिक संशोधन में तो मतलब ये था कि राष्ट्रपति मजबूर थे क्या कहते हैं साइन करने के लिए। ये 44वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978, है ना। राष्ट्रपति बल्कि बाध्य होते थे मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए विधेयक को लौटा सकते हैं मंत्रिपरिषद के पास। तो ये गलत हो गया, यहाँ पे 42वां नहीं होना चाहिए था, 44वां होना चाहिए था। 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही कह रहा है, लेकिन गलत क्या है इसमें, ये देखो 91वें संवैधानिक संशोधन 2003, 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के ही तहत जो इसको जोड़ा गया। पहले जो 2003 से पहले क्या होता था कि मंत्रिपरिषद में जो सदस्यों की संख्या मतलब मंत्री होते थे वो मतलब उनकी संख्या जो है मतलब निर्धारित नहीं थी। और अब क्या कर दिया 2003 से मतलब 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद कि यहाँ पे मंत्रियों की संख्या कितनी कर दी, फिक्स कर दी कि 15% से कम हो सकती है, लेकिन 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दूसरा एस सही है और आर क्या है आपका गलत है। तो मतलब केवल एस सही है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रपति अपनी किस क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। तो जो भाई देखो, राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्तियां होती है भाई। एक शक्ति है क्षमा, है ना, एक शक्ति कौन सी है, क्षमा है। तो क्षमा शक्ति में क्या कर सकता है कि मतलब ये राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है, किसी भी मतलब सजा को पूर्णतः माफ कर सकता है, पूर्णतः माफ कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्षमा कहते हैं। प्रविलंबन और लघु, देखो प्रविलंबन क्या होता है, प्रविलंबन में सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति कहीं विदेश यात्रा पे चले जाएगा, छुट्टी पे, तो फांसी की सजा को माफ नहीं करते, इसके तहत केवल टाल सकता है ना, सजा को टाल सकता है। जो परिहार होता है, इसमें क्या होता है, सजा की, इसमें सजा का जो क्या होता है, समय को राष्ट्रपति कम कर सकते हैं। जैसे किसी को 10 वर्ष की सजा हुई है, तो 10 वर्ष की सजा को मतलब क्या कर सकते हैं, 5 वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे, तो मतलब सजा को कम कर सकते हैं, तो ये परिहार में आ जाता है। लेकिन जो लघुकरण होता है, लघुकरण में क्या होता है, इसकी प्रकृति को चेंज किया जाता है। किसको, प्रकृति को। प्रकृति को मतलब जैसे क्या होता है कि कठोर सजा होगी, किसी को कठोर सजा दे रखी, तो कठोर सजा को साधारण सजा में क्या कर देंगे, राष्ट्रपति कन्वर्ट कर देंगे। और क्या होती है, वो होती है विराम। 5वीं सजा कौन सी होती है, विराम। विराम में क्या होता है, जैसे कोई अपंग हो जाए, है ना, या फिर कोई दिव्यांग हो, या फिर कोई मतलब प्रेग्नेंट महिला हो, तो उनकी मतलब सजा को राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या टाल सकते हैं। तो ये आपका उसमें आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति अपनी किस क्षमादान शक्ति का प्रयोग फांसी की सजा को या उम्र कैद की सजा में बदल सकता है, फांसी की सजा को उम्र कैद की सजा में। तो भाई देखो, यहाँ तो पूर्णतः माफ करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, फांसी की सजा मतलब क्षमादान मतलब फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल से, तो ये भी नहीं हो सकता। ये तो मतलब अपंग या फिर मतलब प्रेग्नेंट महिला हो, कोई मतलब गर्भवती महिला उसके लिए है ना। यहाँ पे प्रविलंबन का मतलब है इसमें सजा को टाल सकता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। परिहार का मतलब इसमें समय को बदला जाता है, लेकिन यहाँ पे समय को भी नहीं बदला जा रहा, तो क्या हो जाएगा, लघुकरण इसका आंसर हो जाएगा। लघुकरण के तहत जो इसकी प्रकृति को चेंज कर रहा हो, फांसी की सजा को उम्र कैद में कन्वर्ट कर रहा है, तो लघुकरण इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित कौन से या कौन सा अनुच्छेद सही है। इनमें से केंद्रीय मंत्रियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 75 के 6 में। तो मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते हैं वो अनुच्छेद 75 के 6 में है भाई, ठीक है। मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, अनुच्छेद 75 के 4 में, है ना। मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ दी जाती है 75 के 4 में दिलाई जाती है। यहाँ पे मंत्री होगा भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अनुच्छेद 75 का 3। ये भी बिल्कुल सही है, 75 के 3 में कहा गया ये। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अनुच्छेद 75 के 2 में। ये भी बिल्कुल एकदम सही है। यदि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, यदि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, तो वह 6 माह से अधिक समय तक मंत्री पद पर नहीं रह सकता। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहा, अनुच्छेद 75 के 5 में ही कही गई है ये बात। यानी कि कुल मिला के ये सारे के सारे सही है भाई, है ना। क्या है आपके, सारे के सारे सही है, तो क्या हो जाएगा, सभी सही है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
इनमें से भारत के कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? भारत के कौन से प्रधान, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने कभी भी, है ना। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो है क्या थे, आपके उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने, प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन इसके वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, ये इंदिरा गांधी के टाइम में पहले उप प्रधानमंत्री रहे, है ना। और चौधरी चरण सिंह ये उप प्रधानमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे भाई, ये दोनों के दोनों ही जो है प्रधानमंत्री भी रहे और उप प्रधानमंत्री भी रहे। मोरारजी देसाई यहाँ पे वाई.बी. चौहान जो है उप प्रधानमंत्री रहे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दोनों रहे, लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रहे लेकिन ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है भाई? देखो जरा, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है इन्होंने फैजाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को ढोल वाला मौलवी भी कहा जाता है और डंका शाह के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है, तो ये भी सही है। क्योंकि ये क्या करते थे कि 1857 की क्रांति के दौरान जब फैजाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया तो ये मतलब गले में ढोल लेके जगह जगह जाके ढोल बजाते थे ताकि लोग बाहर निकले और फिर लोगों को जागरूक करते थे अंग्रेजों के विरुद्ध, हमें जो है 1857 की क्रांति लड़नी चाहिए, तो प्रेरित करते थे क्रांति के लिए, है ना। तो ये इसलिए ढोल वाला मौलवी कहते हैं, डंका शाह भी कहते हैं, है ना। इनके ऊपर जो है अंग्रेजों ने 50,000 का उस समय इनाम रखा था भाई, इस है ना डंका शाह के ऊपर है, मौलवी अहमदुल्ला शाह के। महारानी विक्टोरिया को 1857 की क्रांति के विद्रोह का लाइट हाउस कहा जाता है, ये बिल्कुल एकदम गलत है। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह है इनको ही 1857 की क्रांति का लाइट हाउस कहा जाता था, तो ये बिल्कुल एकदम सही है आपका। तो क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लॉर्ड विंस्टन चर्चिल ने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा गया है, क्योंकि लॉर्ड रिपन के काम में जो है टाइम में जो है भारत में ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो मतलब भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे और भारतीयों के हित में हुए हैं, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है इनको क्या कहा था, भारत का उद्धारक कहा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी? देखो भाई, जैसे लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन के टाइम में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। और ये 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब लॉर्ड डफरिन भारत के क्या थे, वायसराय थे। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में जो है जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डुरंड रेखा खींच गई थी, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में जो है 1893 में खींची गई थी, है ना। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो थे, इन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, तो ये लॉर्ड एल्गिन ने कहा था। बाकी लॉर्ड एल्गिन के बाद लॉर्ड कर्जन, ये इनका कार्यकाल, इसके बाद ये बने, इसके बाद ये बने और लास्ट में लॉर्ड कर्जन 1805 में, आपने सुना होगा 1819 से और 1905 तक ये भारत के वायसराय रहे। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, इनके टाइम में बंगाल का विभाजन सबसे बड़ी घटना थी, है ना। तो बाकी सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया के कितने देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखो भाई, जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एक महाद्वीप आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के 2 देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा आ जाएगा आपका अफ्रीका, दूसरा महाद्वीप क्या आ जाएगा आपका, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के 6 देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। और इसके बाद आ जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के जो है कितने, एशिया महाद्वीप के 8 देशों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे ज्यादा जो है कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर, किस महाद्वीप के देशों से गुजरती है? तो सबसे ज्यादा किन देशों से होकर गुजरती है? तो एशिया के देशों से गुजरती है, 8 देशों से। कर्क रेखा टोटल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 16 देशों से होकर गुजरती है भाई। 2 अमेरिका के, 8 अफ्रीका के और 6 अफ्रीका के और 8 एशिया के गुजरती है ना। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सही है? जब कोई जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो उसके समय में एक दिन जोड़ दिया जाता है। देखो भाई, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में अगर कोई जलयान जो है
पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेगा तो एक दिन क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर पार करेगा तो एक दिन क्या किया जाएगा, फिर जोड़ दिया जाएगा। तो क्या करा है, कोई भी जलयान अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर रहा है तो एक दिन जो है जोड़ दिया जाएगा। एक दिन पश्चिम से पूर्व की ओर पार कर रहा है तो एक दिन घटा दिया जाएगा, बल्कि जोड़ नहीं दिया जाएगा ना, ये गलत दे दिया इसने, तो ये गलत हो गया। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है, तो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच गुजरती है, लेकिन आर्कटिक महासागर से होते हुए भी गुजरती है। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बी सही आंसर है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन से मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष उपकरण है। देखो भाई, CRR और SLR ये मौद्रिक नीति के प्रत्यक्ष उपकरण है ना। और अगर हम देखेंगे तो बैंक दर अप्रत्यक्ष उपकरण है, और रेपो दर भी अप्रत्यक्ष उपकरण है, और बैंक दर यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे इनमें से कोई नहीं, केवल यही दोनों ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष उपकरण, ये प्रत्यक्ष है तो ये अप्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष है तो ये अप्रत्यक्ष है, ये दोनों के दोनों अप्रत्यक्ष है। तो क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन अवधि के लिए ऋण, दीर्घकालीन अवधि का मतलब यहाँ पे 90 दिन या उससे अधिक समय के लिए भाई, है ना, ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भाई बैंक दर। देखो, जो ऐसी दर होती है जिस पर वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई ऋण देती है, वो भी दीर्घकालीन अवधि के लिए, मतलब लंबे समय के लिए, उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। और जो रेपो दर होती है वो क्या होती है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन अवधि के लिए, यानी कि 90 दिन से कम समय के लिए ऋण देती है, तो उसको क्या कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। और रिवर्स रेपो दर उसे कहते हैं जो बैंक का पैसा होता है, बैंक जब अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है और आरबीआई उसके बदले उनको क्या देती है, मतलब ब्याज देती है, तो उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो। मतलब ये कुल मिला के दोनों ऐसे हैं कि जो आरबीआई के पास जो है, मतलब आरबीआई बैंक को लोन देती है, वो तो बैंक दर और रेपो दर। और जो रिवर्स रेपो दर है वो क्या है आपका, कि जो आरबीआई के पास जो बैंक पैसा रखता है, जैसे हम बैंकों के पास पैसा रखता है, वैसे आरबीआई के पास जो है बैंक पैसा रखता है, तो उसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं, जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस पर। और स्थायी जमा सुविधा जो है क्या होती है, ये रिवर्स रेपो दर को ही मतलब स्थायी जमा सावधि में कन्वर्ट किया गया है कुछ हद तक, तो इसको डिटेल में बताएंगे आपको। तो इससे आगे नेक्स्ट देखो जरा, 82 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये अलग अलग प्रणालियाँ यहाँ पे ब्रिटिश काल के दौरान जो राजस्व से संबंधित प्रणालियाँ थी, तो रैयतवाड़ी प्रणाली, तो ये मद्रास वाले क्षेत्र में है, तो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं होगा। तो रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास क्षेत्र में यहाँ पे होती है, और ये 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा ये यहाँ पे शुरू की जाती है, ठीक है। मद्रास और बम्बई वाले जो क्षेत्र में, तो मद्रास का ये गवर्नर रहता है, तो ये यहाँ पर रैयतवाड़ी प्रणाली को शुरू करता है। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल वाले क्षेत्र में तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पर ये प्रणाली शुरू की जाती है, और सूर्यास्त कानून के नाम से भी जिसे जाना जाता है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। महल वाली प्रणाली, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी कि पंजाब वाला जो क्षेत्र हो गया, इसके अलावा जो यूपी का कुछ क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में ये प्रणाली यहाँ पे लागू थी। तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये यहाँ पे शुरू की जाती है, 1822 में ये यहाँ पे शुरू की जाएगी। अगला है ये तालुकदारी प्रणाली। तो तालुकदारी प्रणाली, यहाँ पे एक तालुकदार जमींदार होता था जो किसानों से कर वसूलता था और उसके बाद ब्रिटिशों को ये देता था। तो ये पहले से वैसे चलती आ रही थी मुगल काल में भी। तो यहाँ पर हमें बताना कि मुंबई क्षेत्र में तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये यूपी या उत्तर, अगर हम उत्तरी क्षेत्र में देखें या अवध वाले क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में ये लागू थी। तो यहाँ पर ये डी वाला यहाँ पे सही होना था कि ये यहाँ पर गलत हो जाएगा कि ये प्रणाली यहाँ पे शुरू नहीं थी, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 83 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो ये एक तरफ आयोग दिए गए हैं, एक तरफ ये इनके अध्यक्ष दिए गए हैं। तो लॉर्ड कर्जन के समय ये अलग अलग, यहाँ पे कर्जन के समय में अलग अलग आयोग यहाँ पे बने हैं। रेलवे आयोग की अगर हम बात करें तो रेलवे आयोग का जो अध्यक्ष होता है तो ये टॉमस यहाँ पे रॉबर्टसन यहाँ पे होता है। तो ए का यहाँ पे 4 होना था। बी का यहाँ पे अकाल आयोग का यहाँ पे डोनल होना था, एंथनी मैकडोनल। तो बी का एक यहाँ पे होना था। उसके बाद सिंचाई आयोग का यहाँ पे कालिन स्कॉट मानक्रीफ यहाँ पे होना था। और डी का यहाँ पे पुलिस सुधार आयोग, तो ये फ्रेजर होना था। तो इसका जो राइट आंसर होना था तो 4, 1, 2, 3, तो यानी कि 4, 1, 2, 3 इस प्रकार से सी इसका राइट आंसर यहाँ पे था 4, 1, 2, 3। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय विवि आयोग, विश्वविद्यालय आयोग यहाँ पे बनता है 1902 में, और इसके अध्यक्ष होता है रेले। तो रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग भी इसी दौरान बनता है। और आगे चलकर विश्वविद्यालय जो अधिनियम आता है वो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम यहाँ पे आता है। 84 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कथन विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है राकापोसी श्रेणी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, तो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रांस हिमालय क्षेत्र में ये यहाँ पे पड़ेगा। तो ये पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।
अगला है 85 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है यहाँ पे काली मिट्टी के को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी जो निर्मित होती है बेसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती है, तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानों से ही काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पे होता है, तो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा वाला है यहाँ पे काली मिट्टी का काला रंग जीवांश तत्वों के कारण होता है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। या एक यहाँ पे आता है टिटेनीफेरस, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण यहाँ पर काली मिट्टी का काला रंग यहाँ पे होता है, तो दूसरा वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। डी वाला है यहाँ पे काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये यहाँ पे गलत होना था, हिमालय क्षेत्र में नहीं बल्कि ये मध्य और पश्चिमी अगर हम भारत में देखें तो महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्र में काली मिट्टी अधिकता वहाँ पे पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए यहाँ पर उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर गलत जो होगा तो डी इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे कि ये सही नहीं है। यहाँ पे 86 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। पहला है पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर में उत्पन्न होते हैं, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो होता है ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, तो भूमध्य सागर में ये उत्पन्न होंगे और उसके बाद ये आगे चलकर कैस्पियन सागर, काला सागर इनसे आर्द्रता ग्रहण करते हैं, नमी धारण करते हैं और उसके बाद ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये वर्षा करते हैं, तो पहला वाला यहाँ पे गलत होना था। दूसरा, भारत में इनका प्रवेश जेट हवाओं के द्वारा होता है, तो जेट हवाओं के द्वारा या जेट स्टीम जिन्हें कहते हैं, तो इनके द्वारा इनका प्रवेश भारत या पूर्वोत्तर जो देश हैं उन देशों में होता है, तो दूसरा वाला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जो शीतकाल में जो वर्षा होती है या हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होती है तो वो इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे होता है, तो इसका जो राइट आंसर होना था केवल और केवल 2 इसका राइट आंसर होना था, बी राइट आंसर यहाँ पे था। 87 वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां बड़ा देश है। दूसरा है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, तो उत्तर दक्षिण विस्तार अगर हम देखें नॉर्थ से साउथ के लिए विस्तार जो होगा 3214 किलोमीटर यहाँ पर भारत का है, और जबकि ईस्ट से वेस्ट के लिए 2933 किलोमीटर यहाँ पे होना था, तो दूसरा वाला भी यहाँ पे सही है। लेकिन स्पष्टीकरण यहाँ पे सही नहीं होगा, यानी कि इतना विस्तार होने के कारण भारत विश्व का 7वां बड़ा देश नहीं है, यानी कि स्पष्टीकरण यहाँ पे सही नहीं होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं होगा। 88 वाला है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है। तो पहला है यहाँ पे विकास में जनता की भागीदारी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है भाग 9 के तहत यहाँ पर किया गया है, 73वां संविधान संशोधन जो होता है 1992, तो इसके द्वारा यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ पर जनता को विकास में भागीदार बनाना है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि निम्न स्तर तक लोगों को पावर देना, विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, तो ये इसका उद्देश्य होता है कि शक्तियों का बंटवारा करना, कुछ केंद्र में, कुछ राज्यों में, कुछ पंचायतों में, तो ये सही हो जाएगा। अगला है वित्तीय संसाधन जुटाना, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही होने थे, 1 और 3, तो सी इसका राइट आंसर था, पहला और तीसरा यहाँ पे ये सही होना था। अगला है 89 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। तो यहाँ पर संसदीय नियंत्रण की बात यहाँ पे की गई, यानी कि जो संसदीय समितियां हैं तो इनमें से हमें बताना कि कौन सी संसदीय समिति नहीं होगी जो नियंत्रण यहाँ पे नहीं रखेगी। तो जो सार्वजनिक व्यय है उसके लिए अलग अलग संसद की कमेटियां बनी है, जैसे लोक लेखा समिति होती है, पीएससी जिसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो ये सबसे पुरानी समिति भी है, 1919 के अधिनियम पर 1921 में इसका गठन होता है। तो ये कैग जो होता है, कैग की रिपोर्ट की ये जांच करता है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है तो उसके रिपोर्ट की ये जांच करता है लोक लेखा समिति, तो ये संसद की सबसे पुरानी समिति है, तो ये पहला वाला सही था। हमें बताना कि कौन सा नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो कैग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148 के तहत कैग का प्रावधान किया गया है, तो जो सार्वजनिक व्यय वगैरह है उस पर ऑडिट वगैरह उसका करता है, तो ये यहाँ पर संसदीय नियंत्रण का अंग यहाँ पर नहीं होगा, भले ये अपनी रिपोर्ट संसद में लोक लेखा समिति को बाद में देता है, तो ये यहाँ पर गलत होना था, यानी कि हमें बताना था कि कौन सा नहीं होगा, तो बी ही इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। प्रांकलन समिति या एस्टिमेट कमेटी, इसके व्ययता समिति भी कहा जाता है, तो ये 1950 में इसका गठन हो गया था, और इसमें 30 सदस्य होते हैं, जैसे लोक लेखा समिति में 22 सदस्य इसमें होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। प्रांकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा के मेंबर इसमें होते हैं। तो ये एस्टिमेट यानी कि कम से कम खर्चों में कैसे अच्छा काम हो, मित व्ययता समिति के नाम से इसे जाना जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो 1964 में इसका गठन हुआ है, तो सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, उपक्रम है, तो उनसे संबंधित ये समिति यहाँ पर है, तो ये सारी संसदीय समितियां हैं, लेकिन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।
अगला है 90 वाला है, भारत में वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो हमें सही बता रहा है यहाँ पे, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्मियों के समय में यहाँ उत्तरी क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो इसलिए मानसून दक्षिणी क्षेत्र से, दक्षिण में वहाँ पे शीत ऋतु रहती है, वहाँ पे ठंडा रहता है, तो वहाँ की ठंडी हवाएं ऊपरी क्षेत्र की ओर यहाँ पे आती है, वहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर इस समय हवाएं आएंगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, दक्षिण भारत में वर्षा पूर्वी घाटों से दूर घटती जाती है। तो जैसे ये पूर्वी घाट है, तो इससे जैसे जैसे दूर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो वर्षा की मात्रा है वो यहाँ पर घटती जाएगी, तो दूसरा वाला भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है 91 वाला क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका गठन 1975 में होता है। अग्रणी ग्राम बैंक योजना 1969 की आती है। नाबार्ड 1982 का है। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 का है। तो हमें यहाँ पे बताना कि इनका क्रम कैसे होगा। तो सबसे पुराने से आगे के लिए बढ़ेंगे, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, उसके बाद अग्रणी ग्राम बैंक योजना, उसके बाद आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसके बाद आ जाएगा नाबार्ड। तो 4213 इसका राइट आंसर होना था, तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होगा 4213। अगला है 92 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है अनुच्छेद 39 का ए, तो ये यहाँ पर क्या है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो इसे बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, तो ये यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 है तो समान नागरिक सिविल संहिता यूसीसी जिसे हम कहते हैं यूसीसी, तो इसका प्रावधान यहाँ पर है। अनुच्छेद 48 तो यहाँ पर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये आर्टिकल 50 में होगा, न कि 48 में। तो आर्टिकल 48 में जो है, तो यहाँ पर क्या है, जो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 48 में हो जाएगा। और जो दुधारू पशु हैं उनके नस्लों में संरक्षण सुधार, तो ये आर्टिकल 48 में है। तो हमें बताने की कौन सा एक सही नहीं होगा, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये सही नहीं है यहाँ पे। अगला है 93 वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब होती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी था, 13 फरवरी 2024 से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत यहाँ पे हुई है। अगला है यहाँ पे 94 वाला है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो ये अलग अलग नदियां हैं, इन्हें हमें पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे लगाना है। तो ये गंगा नदी हो जाएगी। इसके बाद इसमें जो अलग अलग इसकी सहायक नदियां हैं, तो जैसे यहाँ पश्चिमी रामगंगा आती है, सबसे पहले पश्चिमी रामगंगा, ठीक है, गोमती, गंडक, कोसी, उसके बाद घाघरा आ जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से गोमती के बाद घाघरा, गोमती के बाद घाघरा और गंडक और कोसी, घाघरा, गंडक, कोसी, और ऐसे अगर हम अंतिम देखें तो यहाँ महानंदा आती है। अंतिम जो नदी बाईं ओर से मिलने वाली जो अंतिम नदी है तो महानंदा। तो ये सारे के सारी बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। तो हमें इनका पूर्व से पश्चिम की क्रम लगाना है। तो पूर्व इधर हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम के लिए, पूर्व से पश्चिम के लिए इनका क्रम। तो सबसे पहले यहाँ पे कोसी आ जाएगा, कोसी के बाद इसमें आ जाएगा कौन सा, गंडक। तो यानी कि फर्स्ट इसमें 2 आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद इसमें घाघरा, इसमें 3 आ जाएगा, और उसके बाद इसमें आ जाएगा 4। तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर होना था, 2 1 3 4। तो 20 का राइट आंसर था यहाँ पे 2 1 3 4, सही हो जाएगा। अगला है 95 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा, जो ग्रामीण स्थानीय निकाय है वहां पर भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं बल्कि राज्य के निर्वाचन आयोग का नियंत्रण यहाँ पे रहता है। तो दूसरा वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें हम अगर देखें तो ए सही है किंतु आर गलत है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ए सही है किंतु आर यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना। 96 वाला है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया था। दूसरा है, इसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाना और नए प्रयोगों को बढ़ावा देना है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, 1 और 2 दोनों सही है। 97 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो 2 बार यहाँ पर राष्ट्रीयकरण होता है, 1969 और 1980 में, 1980 में। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, तो 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, ठीक है। बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना,
तो ये अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें से हमें बताना कि उपयुक्त में से किस को भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ पर वित्तीय समावेशन के लिए यानी कि व्यक्ति और व्यवसायियों तक वित्तीय रूप से वहाँ पे पहुँच बढ़ाना, तो सभी लोगों को चाहे वो गांव स्तर के हैं उनको बैंकों से जोड़ना, इस प्रकार से ये अलग अलग ये कार्यक्रम यहाँ पर है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए जो उठाए गए कदम है, तो उसमें से इन तीनों में से किसको माना जा सकता है, तो तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएंगे। बैंकों का चाहे राष्ट्रीयकरण हो, चाहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन हो, चाहे बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना, तो डी इसका राइट आंसर होना था कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों इसमें सही हो जाएंगे। 98 वाला है, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ गैर पारस्परिक रियासतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा गुजराल सिद्धांत दिया जाता है 1996 में। तो इसमें 5 सिद्धांत इसमें रहते हैं, और इस समय यानी कि जो पीएम रहते हैं, गुजराल बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं, इस समय ये विदेश मंत्री होते हैं। तो इस समय पीएम जो होंगे तो वो एचडी देवगौड़ा इस समय प्रधानमंत्री होंगे। तो एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान गुजरात सिद्धांत 1996 में यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, बाकी नरसिम्हा राव के समय में जो औद्योगिक नीति आती है या उदारीकरण जो किया जाता है, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। 99 का है, नीति आयोग का गठन कैसे हुआ था, तो नीति आयोग का गठन अगर हम देखें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन यहाँ पे होता है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा हुआ था, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा हुआ था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जैसे योजना आयोग बनाया गया था, ये राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी, तो वो मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा बनाया गया था। तो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग यहाँ पर आया है, तो ये मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा। तो इसको कहते हैं क्या, गैर सांविधिक निकाय कहते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जिसे कहते हैं, गैर सांविधिक निकाय। तो नीति आयोग इस प्रकार का निकाय है। तो बी वाला इसका सही होना था कि नीति आयोग इस प्रकार से बना है। और 100 वाला क्वेश्चन है, इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को यहाँ पर शुरू होता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था, तो ये 12 मई 2020 को ये शुरू होता है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।